सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। सो गाइज, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के, चाहे बीए ऑनर्स की, तो आप लोगों के पास जो हिंदी में ए है, एईसी में व्यवहारिक हिंदी का, तो व्यवहारिक हिंदी का हम कर रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स। तो पार्ट नंबर फर्स्ट में आपको करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवा दिए थे, मतलब 2 क्वेश्चन करवाए थे और 2 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में आपके अथवा क्वेश्चन था, तो कुल मिला के 4 हो गए थे। आज हम पार्ट नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। तो पार्ट नंबर सेकंड में आपका 2 क्वेश्चंस और करवाऊंगी, जिसमें अथवा मिला के आपके हो जाएंगे वो भी 4 क्वेश्चन। तो आपके एग्जाम में कुल मिला के 8 क्वेश्चन आएंगे, आपको करने होंगे 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां से आप ये जो नोट्स है उसे परचेज कर सकते हैं एंड आपको सारी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। तो आप ओनली 50 रुपीज़ में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स आप हमारे टेलीग्राम से परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो आप ये वीडियो को मैं फिर कह रही हूँ पूरा देखिएगा, क्योंकि आप बस इतना ये वीडियो देख लेंगे आपके लिए मोर देन इनफ है ये। तो बस आप इतना देख लीजिए और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम पे जाके परचेज कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी के प्रयोग की स्थिति का वर्णन कीजिए। मतलब सार्वजनिक स्थान पे जो हम हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं, हमें उसके बारे में बताना है इस क्वेश्चन में। तो हम कैसे बताएंगे? सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन बताएंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि हिंदी का जो सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग और व्यापक और विभिन्न जो रूप में से एक होता है, मतलब हिंदी भाषा का एक रूप, हम सार्वजनिक जो तौर पे हिंदी का भाषा उपयोग करते हैं वो भी इसका एक रूप होता है। तो सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी का जो उपयोग है वो न केवल संचार को सुगम बनाता है, मतलब न केवल संचार को आसान बनाता है, बल्कि इससे जो सांस्कृतिक होती है और जो समाज में अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में प्रस्तुत होता है, अभिव्यक्ति के माध्यम मतलब अपने एक्सप्रेशन को लोगों के सामने रखने का एक माध्यम होता है। ये सार्वजनिक स्थान पे अगर आप कोई चीज बोल रहे हो तो आप अपने एक्सप्रेशन रख रहे हो उनके सामने, तो इसको रखने का एक माध्यम होता है हमारी सार्वजनिक हिंदी भाषा। तो निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी का प्रयोग स्थिति और उसके विस्तृत वर्णन से किया जा सकता है। देखते हैं हम। पहला है कि सरकारी कार्यालय और संस्थान द्वारा। तो जो नोटिस और जो घोषणा पत्र होते हैं उसके द्वारा कैसे होता है? तो सरकारी कार्यालयों में जो सूचनाएं होती हैं, जितनी भी सूचनाएं होती है, जितनी भी नोटिस होती है और जितनी भी घोषणा की जाती है सरकारों द्वारा, और जो सरकारी कार्यालय होते हैं या उसके जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं, मतलब संस्थान होते हैं उनके द्वारा, तो वो आम जनता को जानकारी मिल सके, तो एक आसान भाषा का उपयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं सार्वजनिक हिंदी। उदाहरण के रूप में कहते हैं ना, कृपया लाइन में खड़े हो। आप कभी भी सरकारी कार्यालय में जाओगे तो आपको कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक सार्वजनिक हिंदी का एक रूप हो जाएगा। तो सार्वजनिक कार्यालयों में आपने देखा होगा ये भी कहा जाता है कि यहाँ धूम्रपान करना मना है, ऐसे लिखा होता है ना बोर्ड पे, जैसे कि आपने रोड पे देखा होगा। तो ये सब क्या होते थे? सार्वजनिक हिंदी का एक रूप होती है। पत्र और आवेदन पत्र में आपको देखने मिलता है विभिन्न प्रकार के जो फॉर्म और आवेदन पत्र होते हैं। ये आप नौकरी का या किसी भी चीज का, किसी योजना का आप फॉर्म तो आपने भरा होगा, उस फॉर्म में जो लिखने का तरीका होता है, जैसे कि उदाहरण के रूप में पासपोर्ट आवेदन पत्र, राशन कार्ड भरिए, ये नंबर डालिए, ये कार्ड नंबर डालिए। तो ये सब क्या होता है? पत्र और आवेदन पत्र में जो उपयोग होने वाली हिंदी भाषा होती है, ये भी हमारी सार्वजनिक हिंदी भाषा का रूप होती है। अब जो रेलवे स्टेशन और जो बस अड्डे पे बोली जाती है कि भी सार्वजनिक भाषा होती है, मतलब सार्वजनिक हिंदी होती है, क्योंकि रेलवे स्टेशन और बस क्या है, ये एक सार्वजनिक पब्लिक प्लेस है। जैसे कि सूचना पट, जैसे सूचना पट में कहा जाता है ना, ट्रेन और बसों की समय सारणी, यानी प्लेटफॉर्म, गेट नंबर, जानकारी जो होती है, ये सब हिंदी में आपको देखने मिलेगी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे। तो ये सारी जो हमारी जो भाषा होती है, जैसे कि ट्रेन संख्या 1 2 3 4, तो ये सब क्या है? सार्वजनिक स्थान पे बोली जाने वाली एक हिंदी भाषा है, जो कि रेलवे स्टेशन और बस पे बोली जाती है। नई दिल्ली एक्सप्रेस, ये क्या है? रेलवे स्टेशन और बस अड्डे की एक हिंदी भाषा है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी ट्रेन या बस, तो कहते हैं ना, तो ये रेलवे और स्टेशन जो बस अड्डे होते हैं, इनकी एक हिंदी भाषा होती है। अब घोषणाएं जो होती हैं, यानी यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा जो की जाती है रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पे,
वो भी क्या होती है, वो भी हमारी सार्वजनिक हिंदी के अंतर्गत आती है, जो कि रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पे बोली जाती है। उदाहरण के लिए कहते हैं ना, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। तो ये क्या होती है, ये हमारी सार्वजनिक हिंदी भाषा होती है, जो कि हम रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पे बोला जाता है। अब हवाई अड्डे पे बोली जाने वाली चिन्ह और संकेतक। आप हवाई अड्डे पे, एयरपोर्ट पे जाओगे, आप बहुत सारे आपको ऐसे सिंबल्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे चिन्ह मिलेंगे जो आपको संकेत देता है, आपको जानकारी प्रदान करता है, और वो हिंदी में रहता है, तो उसको कहते हैं हमारी सार्वजनिक हिंदी। तो हवाई अड्डों पर विभिन्न स्थानों पर, जैसे गेट नंबर, ये चेक इन के लिए आप यहाँ जाए, काउंटर आपका ये है, और सुरक्षा जांच आपका, तो सुरक्षा जांच जो होता है वहां पे सुरक्षा जांच लिखा रहता है, तो ये सब संकेत में लिखा रहेगा। संकेतिक भाषा होती है, तो संकेतिक भाषा जो पब्लिक प्लेस पे हमें देखने को मिलता है, उसे भी हम सार्वजनिक हिंदी यानी सार्वजनिक भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रस्थान, यानी आप यहाँ से जाइए, यहाँ आगमन, तो अराइवल्स लिखा रहता है ना, तो ये सब सार्वजनिक हिंदी भाषा का एक रूप होता है। घोषणाएं में कैसे हवाई अड्डे पे आपको हिंदी देखने को मिलता है, सार्वजनिक स्थान पे बताती हूँ। यात्रियों को सूचना देने के लिए घोषणा हिंदी में की जाती है वहां, जैसे कि उदाहरण के लिए, यात्रा कृपया ध्यान दें, फ्लाइट A101 दिल्ली के लिए बोर्डिंग गेट नंबर 5 से शुरू हो रही है। बोर्डिंग नंबर 5 से शुरू हो रही है, इससे आपको पता लग जाता है कि सार्वजनिक स्थान की क्या है, एक हवाई अड्डे पे बोली जाने वाली एक भाषा है। बैंक और वित्तीय स्थान पर बोली जाने वाली जो भाषा होती है, वो भी हमारी सार्वजनिक हिंदी के अंतर्गत आती है। जैसे सूचना पट, आपको कोई सूचना दे रहे हो, बैंकों में विभिन्न सेवा और योजना की जानकारी जो हिंदी में दी जाती है। उदाहरण के लिए, खाता खोलने के लिए यहाँ संपर्क करें, आपको बहुत सारे मिलती है ना सूचना, बैंक में जाते हो तो हिंदी में लिखी थी, तो वो हमारी सार्वजनिक हिंदी के अंतर्गत आती है। पत्र और आवेदन, जो बैंक में जितने भी हम फॉर्म भरते हैं ना, बैंक खोलने के लिए, किसी भी चीज के लिए, लिंक के लिए, किसी भी चीज के लिए बैंक में जो हिंदी में भरते हैं, वो हमारी सार्वजनिक हिंदी के अंतर्गत आ जाती है। उदाहरण के लिए, हम कोई लोन लेते हैं तो शरण हम वाला भरते हैं, आवेदन फॉर्म, खाता पत्र, बहुत सारे फॉर्म जो हम भरते हैं बैंकों में, वो सारे हमारी सार्वजनिक हिंदी के अंतर्गत आ जाते हैं, जो कि हम बैंक और वित्तीय में स्थान पे हम उपयोग करते हैं। अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं, जो अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं होती है, ये भी सार्वजनिक होती है, तो सार्वजनिक में आती है हमारी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा में जो हम उपयोग करते हैं जिस भाषा का, जैसे कि साइन बोर्ड और शीर्षा निर्देश। अस्पतालों में विभिन्न विभागों जैसे ओपीडी, आपातकालीन सेवा वार्ड, ये सारे वार्ड लिखे रहते हैं ना संकेतिक में, हमारे एक संकेतिक हमें चिन्ह मिलता है, तो ये हमारे सार्वजनिक भाषा का ये एक संकेतिक रूप होता है। उदाहरण के लिए, आपातकालीन कक्ष, दवा काउंटर, आपको इससे पता लग जाता है ना कि ये हमारा हिंदी में रहती है, तो इसी भाषा को कहते हैं अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा की सार्वजनिक हिंदी भाषा। सूचना पत्र, यानी मरीजों और जो परियोजनों के लिए जानकारी और निर्देशक के लिए जो भाषा का उपयोग किया जाता है अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा में, उसे कहते हैं हम सार्वजनिक स्थान की हिंदी भाषा, जो कि अस्पताल और सेवाओं में बोली जाती है। उदाहरण के लिए, जैसे लिखा रहता है ना, दवा सेवन करे, स्वास्थ्य के लिए जांच का निर्देश, तो ये सब हिंदी में लिखा जाता है ना, तो ये सब क्या होती है, यही सब भाषा होती, सार्वजनिक हिंदी होती है, जो कि हम अस्पताल और जो स्वास्थ्य सेवा होती है उसमें उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि शैक्षिक संस्थानों, ये भी तो सार्वजनिक स्थान हुई, तो शैक्षिक संस्थानों में उपयोग होने वाली भाषा हमारी सार्वजनिक हिंदी कहलाती है। जैसे कि नोटिस बोर्ड, स्कूल और कॉलेजों में नोटिस बोर्ड तो आपने देखा ही होगा, जो कि आपको हिंदी में मिल जाता है, जैसे कि परीक्षा की तिथि घोषित होती है, चाहे कक्षा आपको कब से कब तक लगेगी, तो ये सब टाइमिंग जो लिखा रहता है ना आपके कॉलेज और स्कूलों में हिंदी में, तो ये ही आपकी सार्वजनिक भाषा मतलब सार्वजनिक हिंदी भाषा होती है। और सेकंड है कि शैक्षिक सामग्री में हिंदी माध्यम के जो विश्वविद्यालय या विद्यालय होते हैं, तो उसमें पाठ्य पुस्तक जो होती है वो भी तो हिंदी में होती है, जैसे गणित की पुस्तक, हिंदी व्याकरण की पुस्तक, ऐसे लिखा रहता है ना, तो ये भी हमारी सार्वजनिक भाषा हिंदी होती है, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र हमारा जो हमारे स्कूल कॉलेज क्या है, वो एक पब्लिक प्लेस है, हमारा घर तो नहीं है ना, वो सब हमारे पब्लिक प्लेस में आते हैं, हॉस्पिटल, हमारे बैंक, हमारे अस्पताल, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारे हवाई अड्डा, हमारे ये सब हमारे सार्वजनिक पब्लिक प्लेस है। हमारे घर को छोड़ के जितने भी बाहर की चीजें ना, वो सब हमारे पब्लिक प्लेस है, और वहाँ पे हम जितने भी भाषा का उपयोग करते हैं ना, सिंपल भाषा में बताऊं तो उसी को कहते हैं सार्वजनिक हिंदी। सार्वजनिक हिंदी परिवहन में कैसे उपयोग करते हैं, साइन बोर्ड और सूचना पट के द्वारा, जैसे बसों में, मेट्रो में, ट्रेनों में आपने सफर किया होगा तो आपको साइन लैंग्वेज मिलती है। उदाहरण के लिए, अगला स्टेशन यहाँ है, राजीव चौक आ गया, बस स्टॉप आ गया, गीता कॉलोनी आ गई,
तो जैसे ये सब लिखा रहता है आपको हिंदी में, तो यही सब क्या होती है, हमारी सार्वजनिक हिंदी भाषा होती है। घोषणाएं की जाती है जैसे सार्वजनिक परिवहनों में, यात्रा को दिशा निर्देश देती है, जैसे जानकारी देने के लिए बताई जाती है, जैसे कि अगला स्टेशन ये है, अगला स्टेशन ये है, कश्मीरी गेट पे कृपया दरवाजे से दूर रहे। तो ये सब जो बोला जाता है सार्वजनिक परिवहनों में, इन्हें पब्लिक जो हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें जो बोले जाते हैं, तो वो भाषा जो हिंदी में बोली जाती है उसी को हम सार्वजनिक हिंदी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्यापारिक स्थल पे बोली जाने वाली हिंदी सार्वजनिक भाषा। तो ये होती है हमारी दुकानों और मॉलों में बोले जाने वाली। दुकानों और मॉलों में बिक्री, ऑफर, उत्पादों पे लिखा जाता है ना, उदाहरण के 50% छूट है, आज का विशेष ऑफर, हिंदी में ही लिखा जाता है ना, कि आपके बिल काटे जाते हैं जो हिंदी में, जैसे कि धन्यवाद आपको कहा जाता है, आपका बिल इतने रुपए का हुआ, 500 रुपए का हुआ। तो ये सब हिंदी भाषा में जो आपको मॉल और सार्वजनिक स्थलों पर बोली जाती है ना, तो आपकी व्यापारिक सार्वजनिक स्थलीय हिंदी भाषा होती है। तो आप समझ गए, आपके घर को छोड़ के चाहे आप व्यापार, आप मॉल जाओ, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, बस जाओ, ट्रेन जाओ, आप जिस भी चीज में जो भी हिंदी का उपयोग करते हो ना डेली लाइफ में, उसी को कहते हैं सार्वजनिक हिंदी भाषा। तो निष्कर्ष के तौर पे आप कह सकते हो कि सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी का जो व्यापक और प्रभावी प्रयोग देखने को मिलता है, यह भाषा संचार को सुगम बनाती है, आसान बनाती है, और विभिन्न भाषा में पृष्ठभूमियों में लोगों के बीच क्या करती है, एक संवाद स्थापित करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारी कार्यालय हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, हवाई अड्डे हो, बैंकिंग, अस्पताल, सार्वजनिक परिवहन, जितने भी मतलब हमारे घर को छोड़ के जितने भी पब्लिक प्लेस होते हैं, उन सब पे जिस भी हिंदी का हम उपयोग रोज मर्रा की जिंदगी में हम करते हैं, उसी को कहते हैं सार्वजनिक हिंदी भाषा। आप समझ गए। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको हर क्वेश्चन में एक अथवा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि 10 परिभाषिक शब्दों द्वारा बैंकों में परिभाषित शब्दावली की विशेषताएं बताइए। तो 10 परिभाषिक आपको बैंक में प्रचलित जो भाषा होती है, मतलब जो वर्ड आपको बैंक में हिंदी के वर्ड बोले जाते हैं, वो आपको बताने हैं। तो परिचय देखिए कि बैंकों में उपयोग की जाने वाली परिभाषिक शब्दावली में कई विशिष्ट शब्द और वाक्यांश शामिल होते हैं, जो कि बैंकिंग प्रक्रियाओं और सेवाओं को समझने में, संचालित करने में सहायक होते हैं। मतलब बैंकों में बहुत सारी ऐसी विशिष्ट शब्दावली आपको और वाक्यांश देखने को मिलेंगी, जो होंगे तो इंग्लिश के या अदर लैंग्वेज के, बट वो आपको हिंदी वाले लोग और हिंदी में ही इसका उपयोग आपको देखने को मिलेगा। यहाँ 10 प्रमुख परिभाषिक शब्द के माध्यम से बैंकों में प्रचलित परिभाषिक शब्दावली की विशेषता का वर्णन किया गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन कौन सी भाषा है जो बैंकों में हिंदी के रूप में उपयोग की जाती है। तो बैंकों में प्रयोग होने वाली सबसे पहली जो भाषा है, जो बहुत ज्यादा यूज होती है, वो होती है खाता, जिसे अकाउंट कहते हैं। अब अकाउंट आपने सुना होगा, सब लोग अकाउंट अकाउंट कह के बुलाते हैं, तो उसको हिंदी में खाता कहते हैं। तो इस परिभाषा में कहे तो बैंक के साथ वित्तीय संबंध स्थापित करने के लिए एक ग्राहक द्वारा खोला गया रिकॉर्ड होता है, उसे ही हम खाता कहते हैं। आपको पता होगा खाता का अगर परिभाषा दे तो वो एक तरह का वित्तीय को हमारे इकट्ठा हमारे पैसे को जमा करने का एक क्या होता है, जरिया होता है, और एक रिकॉर्ड होता है जिसे हम अकाउंट कहते हैं। तो खाता के तौर पे हिंदी भाषा में, और देखा होगा आपने सब अकाउंट ही कहते हैं या तो खाता कहते हैं, तो ये बैंकों में प्रचलित हिंदी भाषा है खाता। इसकी विशेषता क्या है, बैंक में वित्तीय गतिविधि को रिकॉर्ड करने का आधार होता है ये, जिससे इसमें क्या होता है, इसमें बहुत तरह के खाता आपको देखने को मिलते हैं। बचत खाता होता है, चालू खाता होता है, मतलब करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है। तो ये इसकी विशेषताएं होती है। उदाहरण के लिए मुझे एक बचत खाता खोलना है, लोग ऐसे कहते हैं ना। तो ये बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी भाषा हुई, यानी खाता। पहली भाषा क्या हुई, शब्द खाता। अब दूसरा शब्द है जो बैंकों में उपयोग होने वाली हिंदी है, वो होती है जमा। जमा को कहते हैं ना हम डिपॉजिट। तो डिपॉजिट का परिभाषा होता है कि वह धनराशि जो ग्राहकों द्वारा बैंक में जमा की जाती है, उसे क्या, जो भी पैसे हम जमा करते हैं ना, उसे जमा कहते हैं, और इंग्लिश में डिपॉजिट कहते हैं। तो इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी विशेषता ये होती है कि ये बैंक के लिए धन का स्रोत होता है। मतलब बैंक को जो पैसे कहाँ से मिलते हैं, हम जब जमा करते हैं वहीं से मिलते हैं, और ग्राहकों के खाते जो है वो धन की वृद्धि होती है, और जब हम उसमें पैसे जमा करते हैं तो हमारी धन क्या होती है, सेव रहता है और उसमें बढ़ते रहता है। तो उदाहरण के लिए हम इस भाषा का ऐसे उपयोग करते हैं बैंक में कि आप अपनी जमा राशि के लिए रसीद ले सकते हैं, बैंक वाले कहते हैं ना, तो जमा। तो ये दूसरा वर्ड हो गया जो कि हम बैंकों में उपयोग करते हैं हिंदी का। अब हिंदी का तीसरा वर्ड है जो हम बैंक में उपयोग करते हैं, वो होता है ऋण। ऋण यानी होता है लोन। लोन की परिभाषा होती है कि बैंक द्वारा ब्याज के
साथ वापस करने की शर्त पर जो दी जाती धनराशि। मतलब ब्याज आपको पता है ना, कुछ दिन के लिए या कुछ टाइम के लिए जब हम बैंक से कोई लोन लेते हैं, कोई ऋण लेते हैं और निश्चित समय पर लौटाने की बात करते हैं तो उसे कहते हैं ऋण। फिर तो इसकी विशेषता ये होती है कि ये ग्राहकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जैसे होम लोन, पर्सनल लोन। आप ये आपको घर का ऋण लेना हो, पर्सनल ऋण लेना हो तो ये सब आपको मिलता है। उदाहरण के लिए मुझे घर खरीदने के लिए ऋण चाहिए, तो ऋण क्या होता है, बैंकों में उपयोग होने वाली तीसरी हमारी क्या हो गई, हिंदी शब्द हो गई। अब चौथा हिंदी वर्ड जो बैंकों में हम बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं वो होता है ब्याज, जिसे कहते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की परिभाषा आप बताएं तो इंटरेस्ट होता क्या है। इंटरेस्ट होता है ऋण या जमा राशि पर बैंक द्वारा लगाया जाने वाला जो अतिरिक्त धन होता है, अतिरिक्त पैसा। जब हम कोई पैसा जमा करते हैं या हम उधार लेते हैं तो उस पे जो ऋण लगता है, उस पे जो पैसा जमा लगता है, उसी को हम ब्याज कहते हैं। इसकी विशेषता यह होती है कि बैंक की आय का प्रमुख स्रोत होता है। बैंक इसी से पैसा कमाता है। जब हमें लोन देता है और हम पे जो ब्याज लगता है उसी से बैंक क्या करता है, अपना गुजारा करता है। तो ग्राहकों को जमा राशि पर मिलने वाला जो लाभ होता है, अगर हम भी बैंक में पैसे जमा करते हैं और हमें भी जो इंटरेस्ट मिलता है, जो ब्याज मिलता है, तो वो भी हमारे लिए लाभ होता है। उदाहरण के लिए हम इसका उपयोग कैसे करते हैं बैंक में, हम कहते हैं ना आपके बचत खाते पे 4% वार्षिक ब्याज मिलता है। मतलब आपने कोई पैसे जमा करो, उस पर आपको 4% वार्षिक ब्याज मिलता है। तो ब्याज क्या है, ये हमारे बैंकों में उपयोग होने वाली एक हिंदी शब्द है। पांचवा हिंदी शब्द जो बैंकों में उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है वो है चेक। चेक को हिंदी में भी चेक कहा जाता है। परिभाषा होती है चेक की, एक लिखित निर्देश होता है। ये एक लिखित क्या होती है, एक निर्देश दिया जाता है इसमें, जिसमें बैंकों को निर्दिष्ट राशि का निर्दिष्ट व्यक्ति या संस्था को भुगतान करने का निर्देश होता है। मतलब इसमें लिखा जाता है कि आप किसको अपने पैसे दे रहे हो, उसके बारे में इसकी जानकारी होती है। इसकी विशेषता ये होती है कि नकदी के स्थान पर भुगतान करने का एक सुरक्षित माध्यम है। ये क्या होता है, इसकी विशेषता ये है कि हमें नगद पैसे देने की बजाय हम इस पे लिख के दे देते हैं और ये बहुत सुरक्षित होता है ये। तो चेक, उदाहरण के लिए हम इसे उपयोग कैसे करते हैं, तो यहाँ मेरे चेक कृपया इसे भुगताने के लिए बैंक में जमा करें। तो चेक का उपयोग हिंदी भाषा में बहुत ज्यादा किया जाता है, जो कि हिंदी बैंकों में की जाती है। अब छठा है बैलेंस। बैलेंस जिसे इंग्लिश में भी बैलेंस कहते हैं, इसकी परिभाषा बोलूं तो किसी खाते में किसी समय पर उपलब्ध जो कुल धनराशि होती है, मतलब हम जितने भी पैसे अपने बैंक में जमा करते हैं उसे ही कहते हैं बैलेंस। बैलेंस की विशेषता होती है ये खाता धारक को अपने खाते में उपलब्ध धनराशि की जानकारी प्रदान करता रहता है, उसी को बैलेंस कहते हैं। उदाहरण के लिए हम कहते हैं ना कृपया मेरे खाते का बैलेंस बताइए, तो ये हिंदी, ये क्या हो गया, ये जो हमारा वर्ड हो गया बैलेंस, ये हमारा हिंदी वर्ड हो गया जो हम बैंक में उपयोग करते हैं। तो आपको ऐसे ही अपने आपको तो वैसे पता ही होगा बैंक में कौन कौन से हिंदी वर्ड हम उपयोग करते हैं, तो आप पेपर में इजी से लिख दोगे। वैसे मैं बता दे रही हूँ। और है एनईएफटी। एनईएफटी को भी हिंदी में एनईएफटी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो इसकी परिभाषा होती है बैंक के माध्यम से एक बैंक खाते से जब हम दूसरे बैंक खाते में, हम कहते हैं ना आप हम मुझसे नोट्स खरीदते हो और आप मुझे क्या करते हो, पैसे आप मुझे ऑनलाइन भेजते हो, या कहते हो ना एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे जाता है, तो वो ही क्या होता है, एनईएफटी होता है। इसकी विशेषता यह होती है कि सुरक्षित होता है और तेज होता है, 2 मिनट के अंदर हो जाता है। उदाहरण के लिए मैं एनईएफटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करना चाहता हूँ। जैसे मैं कहती हूँ ना आप नोट्स चाहिए तो आप पहले पे करिए, तो मतलब मैं जो कहती हूँ वो एनईएफटी करने को ही कहती हूँ। अब 8वां है आरटीजीसी। आरटीजीसी होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसको हिंदी में भी आरटीजीसी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा ये होती है कि तुरंत और एकमुख धन हस्तांतरण प्रणाली होता है जो बड़े बड़े लेन देन के लिए उपयोगी होता है। जो बड़े बड़े जो धन का ट्रांजेक्शन होता है उसके लिए आरटीजीसी कहा जाता है, जो ज्यादा पैसे को ट्रांसफर करना होता है। इसकी विशेषता ये होती है कि तत्काल हो जाता है और उच्च मूल्य धन पर तुरंत ही क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। उदाहरण के लिए आरटीजीसी के माध्यम से तुरंत भुगतान करे कहते हैं ना, तो आरटीजीसी क्या हो गया, हमारा एक हिंदी शब्द हो गया बैंक में उपयोग होने वाली। और नेक्स्ट शब्द है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को हिंदी में भी क्रेडिट कार्ड कहते हैं। क्रेडिट कार्ड की परिभाषा है कि बैंक द्वारा जारी किया गया होता है ये
और ये प्लास्टिक का एक कार्ड होता है और उधार धन देने का माध्यम का एक तरीका होता है। ये इसमें आप पैसे निकाल सकते हो पर एक निश्चित समय पे आपको इसके पैसे लौटाने होते हैं। इसकी विशेषता ये होती है कि ग्राहकों को खरीदारी और भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है ये, और बाद में इसके पैसे आप इसको दे सकते हो। तो उदाहरण के लिए मेरा क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान की तारीख क्या है, आप ये पूछते हो, तो क्रेडिट कार्ड जो बोलते हो ये आपका एक है तो इंग्लिश वर्ड पर आपका अब ये क्या हो गया है, आप व्यवहारिक हिंदी में, क्योंकि आप रोज बोलते हो इसलिए ये आपका एक व्यवहारिक हिंदी, बैंकों में उपयोग होने वाली एक व्यवहारिक हिंदी बन गई है। दूसरा है डेबिट कार्ड। ऐसे ही डेबिट कार्ड होता है बैंकों द्वारा जारी किया गया एक प्लास्टिक कार्ड होता है। ये भी एक खाते से सीधा धन निकालने का आप मतलब आपका जो डेबिट कार्ड होता है एटीएम कार्ड उसी को कहते हैं। तो इसकी विशेषता ये होती है कि ग्राहकों को सीधे उनके बैंक द्वारा अपने पैसे को निकाल सकता है वो आसानी से। उदाहरण के लिए आप कहते हो ना मेरा डेबिट कार्ड एटीएम में नहीं काम कर रहा है या कितने पैसे या मैं निकालने जा रहा हूँ, तो ये जो आप बोलते हो डेबिट कार्ड, तो ये आपका एक क्या हो गया, ये आप रोज बोलते हो इसलिए आपकी व्यवहारिक हिंदी हो गई। जो भी आप हम रोज बोलते हैं वही हमारी व्यवहार होते हैं, तो ये व्यवहारिक हिंदी का एक वर्ड हो गया। निष्कर्ष के तौर पे आप कह सकते हो कि बैंकों में उपयोग होने वाली परिभाषिक शब्दावली ग्राहकों और बैंकों में कमियों के बीच संचार को स्पष्ट और प्रभावी बनाता है। अब क्या करते हैं हम, जो ये इंग्लिश के वर्ड है पर हम इसे व्यवहार में हम रोज में बोलते हैं व्यवहार में, तो ये हमारी व्यवहारिक एक हिंदी बन गई है। तो ये हमें समझने में, जो ग्राहक और कर्मचारी होते हैं उसको समझने में आसान बनाते हैं। ये शब्द ना केवल बैंकिंग प्रक्रिया को समझने में सहायक बनाता है बल्कि बैंकिंग सेवाओं को आसान भी बनाता है। पारिभाषिक शब्दावली का सही उपयोग बैंकिंग अनुभव को भी बेहतर बनाता है और वित्तीय लेन देन को सुरक्षित और पारदर्शी मतलब बहुत ज्यादा सुरक्षित बनाता है। तो हुआ यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खत्म। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि कार्यालयों में जो प्रचलित परिभाषिक शब्दावली पर प्रकाश डालिए। मतलब कार्यालय में जो हिंदी भाषा बोली जाती है उस पर आपको प्रकाश डालना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इंट्रो। तो कार्यालयों में उपयोग की जाने वाली पारिभाषिक शब्दावली का उद्देश्य ये होता है कि कार्यालयों के जो कार्य होते हैं और संचार जो होता है उसको सुगम मतलब बहुत ज्यादा आसान और स्पष्ट बनाना, जो लोग समझ सके। ये शब्द कार्यालय में विभिन्न कार्यों और प्रक्रिया और उपकरणों से संबंधित होते हैं और कर्मचारी के जो बीच प्रभावी संवाद हो सके, एक दूसरे के विचार को समझ सके, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। नीचे दिए गए प्रमुख जो शब्दावली है उसमें उदाहरण के रूप में दिए गए हैं और मैं आपको बताती हूँ कि जो आपका कार्यालय होता है, जो आपका ऑफिस होता है, तो उसमें जो हिंदी का आप रोज उपयोग करते हो ना, अब आप कार्यालय तो रोज ही सब जाते हैं, तो कार्यालय में जो उपयोग होने वाली जो हिंदी भाषा होती है वो कौन सी होती है और कैसे हम उसका उपयोग करते हैं वो हमें बताना है। पहला होता है मेमो। मेमो का मतलब होता है, इसका परिभाषा होती है कार्यालय में आंतरिक संचार के लिए एक नोट संशोधित या संदेश होता है मेमो। इसकी विशेषता ये होती है कि सूचना साझा करने का एक तात्विक और अनौपचारिक तरीका होता है ये। उदाहरण के लिए सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वो कल बैठक में बैठक रद्द कर दी गई है। तो इस जो जो ये सूचना है, इसी सूचना को ऑफिस में क्या कहते हैं, सूचना ना कह के मेमो कहते हैं। हमारे लिए एक मेमो आया है मतलब एक सूचना आई है, कोई भी सूचना ऑफिस की भाषा में सूचना को मेमो कहते हैं। तो हमारी क्या हो गई, ये हमारी कार्यालय हिंदी हो गई। अब नेक्स्ट है मिनट्स। हाँ, इस मिनट्स की परिभाषा बैठकों के दौरान चर्चा किए गए विषयों के लिए निर्णय का लिखित रिकॉर्ड जो होता है उसे मिनट्स कहते हैं। वहाँ विशेषता ये होती है कि बैठकों और अधिकारियों का जो रिकॉर्ड होता है वो भविष्य के संदर्भ में एक उपयोगी होता है। उदाहरण के लिए पिछली बैठक में के मिनट्स की समीक्षा और अनुमोदन करें। तो मिनट्स यानी वो वाला मिनट्स नहीं है, ये मिनट्स है कि कार्यालय में जब कोई रिकॉर्ड की बात की जाती है तो उसे वहाँ पे मिनट्स कहा जाता है। तीसरा है प्रस्ताव यानी प्रपोजल। तो ये प्रपोजल की परिभाषा होती है कि किसी योजना परियोजना या विचार को प्रस्तुत करने के लिए लिखित दस्तावेज होता है ये प्रस्ताव। विशेषता इसकी ये होती है कि किसी नई पहल के लिए स्वीकृति प्राप्त करने और औपचारिक जो माध्यम इसका बनती है। उदाहरण के लिए नई मार्केटिंग रणनीति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिए, तो कहते हैं ना प्रपोजल प्रस्तुत कीजिए, प्रस्ताव दीजिए अपना। तो ये क्या होती है, ये हमारी जो ऑफिस होती है उसमें उपयोग होने वाली एक हिंदी भाषा होती है। तो वही आपको बताना है कि आपके जो कार्यालय होते हैं उसमें कौन कौन सी हिंदी भाषा बोली जाती है। चौथी है रिपोर्ट। रिपोर्ट होता है विश्लेषण, निष्कर्ष और सिफारिश के साथ विस्तृत दस्तावेज। तो रिपोर्ट में आपका विश्लेषण भी हो सकता है किसी चीज का, या किसी चीज का समाधान हो सकता है, या किसी चीज की सिफारिश का रिपोर्ट। रिपोर्ट आपका बहुत प्रकार की हो सकती है ऑफिस में जो उपयोग होती है।
इसकी विशेषता होती है कि प्रगति, प्रदर्शन, परिणाम की समीक्षा के लिए तैयार किया गया एक दस्तावेज होता है ये। उदाहरण के लिए मासिक बिक्री की रिपोर्ट तैयार करें, मतलब जो मासिक 1 महीने की जो बिक्री हुई है उसकी रिपोर्ट तैयार करें, ऑफिस में कहा जाता है। तो ये हमारी क्या होती है, हमारी कार्यालय हिंदी का एक वर्ड होता है। 5वां वर्ड होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन यानी एलिवेशन। तो इवैल्यूएशन मतलब परिभाषा, कर्मचारी के कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन। इसकी विशेषता होती है कि कर्मचारी की जो दक्षता होती है उसकी कमी का पता लगता है इससे, और उसको सुधार करने का एक अवसर मिलता है। तो उदाहरण के लिए वार्षिक मूल्यांकन फॉर्म भरे, मतलब जो उनका मूल्यांकन होता है उसके बारे में बताते हैं। तो ये भी हमारा हिंदी का एक वर्ड होता है जो कार्यालय में बोली जाती है। छठा, कर्मचारी हाथ पुस्तिका, मतलब एम्प्लॉय जो हैंडबुक होता है उसे कर्मचारी हाथ पुस्तिका कहते हैं। ये हमारे कार्यालय जो होता है, हमारा कार्यालय हमारा ऑफिस होता है, उस व्यवहारिक हिंदी का कार्यालय में उपयोग होने वाला एक हिंदी वर्ड है। तो इसकी परिभाषा होती है कार्यालय की नीति और नियमों को प्रक्रिया का दस्तावेज होता है ये, मतलब जितने भी कार्य नीति सब चीज होते हैं ना एम्प्लॉय का, उसका एक दस्तावेज होता है। इसकी विशेषता होती है कि कर्मचारी के लिए मार्गदर्शिता और कार्यालय के लिए संचालन को सुचारू रूप से बना सके, इसलिए ये बनाया जाता है। उदाहरण के लिए उपयोग कैसे होता है, ये कहते हैं कि नए कर्मचारी को कर्मचारी हाथ पुस्तिका प्रदान की जाए, मतलब उसकी जो एम्प्लॉय हैंडबुक है उसको वो दी जाए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सूचना प्रौद्योगिकी सहायता यानी आईटी सपोर्ट। तो इसका मतलब होता है कि कार्यालय के तकनीकी उपकरणों और प्रणालियों के लिए सहायता सेवा देना, मतलब टेक्नोलॉजी सेवा देना। इसकी विशेषता होती है कि तकनीकी समस्याओं के समाधान और तकनीकी सहायता प्रदान करना। उदाहरण के लिए कृपया आईटी सहायता से संपर्क करें और आपका कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, मतलब किसी का कंप्यूटर, तो कहते हैं ना, तो ये वर्ड हमारा क्या हो जाता है, हमारा हिंदी वर्ड हो जाता है, व्यवहारिक हिंदी वर्ड हो जाता है, कार्यालय में उपयोग होने वाला। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परियोजना प्रबंधन, जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इसका अर्थ होता है कि किसी परियोजना के लिए या नियोजन के लिए या कोई भी काम के लिए निगरानी की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसकी विशेषता ये होती है कि समय सीमा और बजट के भीतर ही क्या होता है, परियोजना जो होती है वो सफलतापूर्ण तरीके से करने में ये उपयोगी होती है। उदाहरण के लिए नई परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। तो ये वर्ड जो हम बोल रहे हैं परियोजना प्रबंधन, तो ये क्या हो गया, ये व्यवहारिक हिंदी में का एक वर्ड हो गया जो कि कार्यालयों में उपयोग की जाती है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा सम्मेलन कक्ष यानी कॉन्फ्रेंस रूम। तो कॉन्फ्रेंस रूम जो है उसकी परिभाषा हो गई कि बैठक और प्रस्तुति जहाँ पे हम करते हैं ना उसी को कहते हैं। विशेषता होती है सामूहिक चर्चा होती है यहाँ पे। उदाहरण के लिए अगली बैठक सम्मेलन कक्षा नंबर 2 में होगी, कहते हैं ना, तो ये हमारा सम्मेलन कक्ष क्या होगी, ये भी कार्यालय में उपयोग होने वाली एक हिंदी शब्द हो गई। 10वां शब्द है हमारा समाप्ति यानी टर्मिनेशन, यानी इसकी होती है किसी कर्मचारी के रोजगार की समाप्ति की जाए तो कहते हैं समाप्ति हो गई आपकी। तो विशेषता करें कार्यालय की नीति और प्रक्रिया के तहत कर्मचारी को सेवा से मुक्त कर देते हैं ना जब, तो उसी को कहते हैं। उदाहरण के लिए आपकी सेवा समाप्ति का जो नोटिस भेज दिया गया है, तो ये वर्ड क्या हो गया, ये हमारी व्यवहारिक हिंदी का कार्यालय में उपयोग होने वाली एक शब्द हो गया। निष्कर्ष के तौर पर हम ये लिख सकते हैं कि कार्यालय में प्रचलित जो परिभाषिक शब्दावली है उसका कार्यालय में संचालन और संचार को सुगम बनाती है। ये शब्द वाक्यांश कार्यालय की विभिन्न प्रक्रिया और दस्तावेज और उपकरण के बारे में स्पष्ट और प्रभावशीलता प्रदान करता है। इस परिभाषिक शब्दावली का सही उपयोग कार्यालय के वातावरण को व्यवस्थित बनाता है और क्या बनाता है, जिससे काम जो है वो बहुत ज्यादा उससे तेजी में आए। तो ये वर्ड हम इसलिए उपयोग करते हैं, ये हिंदी वर्ड हमारे कार्यालय में उपयोग होती है, जिससे जो कर्मचारी होता है और जो जितने भी वहाँ के एम्प्लॉयज होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर कराते हैं और अच्छे से उनका कार्य बहुत अच्छे से वृद्धि होता है। तो आप समझ गए होंगे। अब हम है हमारा लास्ट क्वेश्चन का 8वां क्वेश्चन। इस पे आपको कुछ भी आ सकता है इस पे कि मेरे प्रिय दर्शनीय स्थल पर एक विषय पर एक आलेख प्रस्तुत करिए। आपका कोई आलेख आ सकता है। अब ये मैं तो करा रही मेरे प्रिय दर्शनीय स्थल जो आया था पिछले बार, पर आपको कुछ और पे भी आ सकता है, मतलब किसी चीज पे आपको एक नोट लिखने को आएगा, आपको लिखना होगा, मतलब कोई भी स्थान पे आप घूमने गए हो वहां के लिए आपको वहां कैसा लगा, कैसा आपको क्या अच्छा लगा वहां, तो एक आलेख लिखना होगा आपको, वो किसी भी टॉपिक पे आ सकता है। मैंने आपको दे दिया है मेरे प्रिय स्थल पे आ सकता है आपका, तो आपको मतलब जो भी टॉपिक है आपको ये तो अपने मन से लिखना पड़ेगा। लास्ट वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना पड़ेगा, ये क्योंकि सेम नहीं आएगा, मतलब कोई भी आपको एक आलेख लिखना पड़ेगा, आप आराम से लिख लोगे। एक नोट लिखना है, जो भी आपको बोला हो कि आप इसके बारे में लिखिए तो आप उसके बारे में कम से कम लिख दीजिएगा 3-4 पेज।
तो जैसे कि मेरे प्रिय स्थल पे अगर आ गया तो आपको ऐसे लिखना है कि जैसे किसी पे भी आए, सबसे पहले इंट्रो लिखना है आप जिसके बारे में लिख रहे हो। मेरा प्रिय स्थल जैसे ताजमहल के बारे में मैं लिख रही हूँ, तो ये भारत में अनेक दर्शन स्थल है, लेकिन मेरा प्रिय दर्शनिक स्थल जो ताजमहल है वो, जिसे मुमताज की मजार कहा जाता है, वो आगरा में स्थित है और इसे भारतीय मुगल स्थापत्य कला में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में माना जाता है। ऐसी इमारतें जिसे देखकर कोई भी मंदमुग्ध हो जाए। तो पहले जिसके बारे में भी आप बता रहे हो उसको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देना, वो किसने बनवाया, क्या करा, या जिस भी चीज पे आए सबसे पहले थोड़ा उसका इंट्रो देना। फिर उसके बारे में थोड़ा बताना, उसके इतिहास के बारे में कि ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज की जो मृत्यु हुई थी वो 1631 में हो गई थी। उन्होंने निधन और शोकग्रस्त शाहजहां ने उनकी जो समाधि है वो वहां पे ताजमहल का निर्माण करवाया। इस भव्य मकबरे का कार्य जो है वो 1632 में शुरू हो गया था। लगभग 22 साल तक इसको बनने में लगा था और इसमें 20,000 श्रमिक जो थे उसका योगदान था। फिर उसकी थोड़ी वास्तुकला और सौंदर्य के बारे में बता दोगे, या अगर किसी घूमने के बारे में आया तो आप जहाँ गए घूमने वहां पे आपको उन्होंने क्या क्या देखा वो बता दोगे। तो ताजमहल सफेद संगमरमर से निर्मित है। इसकी सुंदरता का कोई सानी नहीं है। इसकी वास्तुकला मुगल शैली में उत्कृष्ट उदाहरण है, जो इस्लामी, फारसी और भारतीय तत्वों का अद्भुत समन्वय है, मतलब मिक्सचर है। ताजमहल का मुख्य गुंबद जो है वो विशाल और आकर्षक है, जिसकी ऊंचाई कम से कम 240 फीट है और चारों कोनों 4 मीनार इसकी पाई जाती है। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है लास्ट वाला, क्योंकि आपको क्या है, देखिए लास्ट में जो भी आप लिख रहे हो उसका निष्कर्ष जरूर लिखना और शुरू में इंट्रो जरूर लिखना और बीच में आपको बॉडी लिखनी होगी। तो ये आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन आएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा, तो ये आपको किसी भी टॉपिक पे एक आलेख लिखने को आएगा। वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, वो रैंडम ही होगा, वो वहीं पे देंगे वो टॉपिक। तो आपको ये क्या है, ये टॉपिक आपको घर से प्रिपेयर करके नहीं जाना है, बस आपको आलेख लिखना आना चाहिए। मतलब जिस भी चीज के बारे में आप लिख लो, पहले इंट्रो लिखो उसके बारे में कि वो फिर थोड़ी बॉडी लिखो, लास्ट में निष्कर्ष लिख दीजिएगा। वरना आप जो इसका 4th नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट है वही अटेम्प्ट करेगा। अगर ये आप नहीं कर पाओगे तो इसको स्किप कर दीजिएगा। तो आपकी जो टोटल आपकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो, मतलब आपके जो एग्जाम है उसमें आपके आएंगे कुल मिला के 4 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में एक अथवा क्वेश्चन होगा, तो इसको मिला के आपके 8 हो जाएंगे। तो आपको 4 कंपलसरी होंगे करने के लिए, सब में आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप करिएगा। तो यहाँ पे होती है आपकी वीडियो खत्म। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो धन्यवाद।